हमारी आज की कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नौष्ट नीर का हिंदी अनुवाद उजड़ा घर। यह कहानी पहली बार 1901 में प्रकाशित हुई। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी खुद टैगोर, उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ और उनकी पत्नी कादम्बरी देवी के आपसी संबंधों की कहानी है। टैगोर ने एक समय में कादम्बरी देवी के साथ कलात्मक रूप से लिखने और पढ़ने में बहुत सा समय बिताया था। उनके संबंध विवादास्पद और त्रासदीपूर्ण रहे। टैगोर के विवाह होने के 4 महीनों में कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह कभी सामने नहीं आई। परिवार ने भी इस बारे में चुप्पी साधे रखी। इस कहानी ने कई फिल्मकारों को फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। इनमें से सबसे पहले सत्यजीत रे ने 1964 में बांग्ला फिल्म चारुलता बनाई। 2002 में सुकांत रॉय, 2007 में वंदना मुखोपाध्याय, 2011 में ऋतुपर्णो घोष की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, 2011 में ही निर्देशक अग्निदेव चैटर्जी की फिल्म और 2015 में सुमन घोष की फिल्म। ये सभी फिल्में या तो इसी कहानी पर बनाई गई थी या इस कहानी से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रेरित थी। कहानी केंद्रित है विवाहित नायिका चारुलता पर, जिसके अकेलेपन को दर्शाते हुए उसकी कलात्मक प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए उसके पति के छोटे भाई के प्रति अनुराग को दिखाया गया है। विषय वस्तु की बात करें तो यह कहानी आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षित महिलाओं की भूमिका भी दिखाती है। यह कहानी हम 2 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप कहानी को अपना प्यार, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करने के जरिए दिखाते रहेंगे। आइए सुनते हैं उजड़ा घर का पहला भाग। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। भूपति को कोई काम करने की जरूरत न थी, क्योंकि धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी बेकार बैठे बैठे ऊब जाना स्वाभाविक है। चूंकि ग्रहों के प्रभाव से वे काम के आदमी होकर पैदा हुए थे, अतः संयोगवश उन्हें एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकालना पड़ा। इससे यह हुआ कि मन ऊबने वाली समस्या हल हो गई और इसके बाद समय की अधिकता के लिए उन्हें फिर विलाप नहीं करना पड़ा। लड़कपन से उन्हें अंग्रेजी में लिखने और भाषण करने का शौक था। किसी तरह की आवश्यकता न रहने पर भी वे अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखते थे और वक्तव्य देने का कोई प्रसंग न रहने पर भी सभा स्थल पर 2-4 बातें जरूर ही बोलकर चैन लेते। उनके समान धनवान व्यक्ति को अपने दल में शामिल करने के लिए राजनीतिक नेताओं की ओर से इतनी अधिक प्रशंसा होती रहती थी कि अपनी अंग्रेजी रचना शक्ति के संबंध में उनकी धारणा यथेष्ट परिपुष्ट हो चुकी थी। अंत में उनके साले वकील साहब उमापति ने वकालत के पेशे से निराश होकर भगिनी पति से कहा, भूपति, तुम एक अंग्रेजी अखबार निकालो। तुम्हारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है। तुम तो पूंजी लगाकर यह काम सहूलियत से कर सकोगे। भूपति का उत्साह उमड़ पड़ा। दूसरों के अखबारों में वक्तव्य, लेख आदि प्रकाशित करने में गौरव नहीं है। अपने ही समाचार पत्र में स्वाधीन लेखनी को पूरे वेग से दौड़ा सकूंगा, यह सोचकर साले को सहकारी बनाकर बहुत थोड़ी उम्र में ही भूपति संपादक की गद्दी पर बैठ गया। कम उम्र में संपादकीय और राजनीतिक नशे का जोर रहता है। विशेषतः भूपति को उन्मत्त बना देने की कोशिश करने वाले लोगों की कमी भी नहीं थी। इस तरह अखबार में उलझकर वह अपने आप विभोर हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी बालिका वधू चारुलता ने अपने यौवनावस्था में पदार्पण किया। परंतु समाचार पत्र के संपादक जी को इस खबर का कुछ पता ही नहीं चला। भारत की सीमांत नीति क्रमशः वृद्धि पाकर किस तरह संयम के बंधन को तोड़ती जा रही है, यही उसके प्रधान लक्ष्य का विषय था। धनवान गृह की गृहिणी होने के कारण चारुलता को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फल परिणामहीन फूल की भांति परिपूर्ण अनावश्यकता के बीच प्रस्फुटित हो उठना ही उसके चेष्टा शून्य 8 पहर का एकमात्र काम था। उसको किसी तरह की कमी नहीं थी। ऐसी अवस्था में संसार में प्राय देखा जाता है कि बहुएं मौका पाकर पति को लेकर बहुत उधम मचाने लगती हैं।
दाम्पत्य लीला की सीमांत नीति संसार की सारी सीमा को पार करके समय से असमय और विहित से अविहित में जा पहुंचती हैं। चारुलता को वह सुअवसर नहीं मिला था। अखबार के आवरण को भेद कर पति पर अधिकार प्राप्त करना उसके लिए असाध्य हो गया था। युवती स्त्री के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए एक दिन जब किसी आत्मीय ने भूपति की भर्त्सना की तो भूपति ने एक बार होश में आकर कहा, तुमने ठीक ही कहा, चारू को एक संगिनी अवश्य चाहिए। उस बेचारी को कुछ भी काम नहीं, अकेली उदास होकर समय बिता रही है। उसने अपने साले उमापति से कहा, तुम अपनी स्त्री को हमारे यहाँ मकान पर क्यों नहीं लाते? एक उम्र की भी एक सहेली पास न रहने से चारू को खलता है। संपादक जी ने यही समझ लिया कि किसी सहेली का अभाव ही चारू के लिए चिंता का विषय है। अतः अपने साले की पत्नी मंदाकिनी को घर लाकर पत्नी की चिंता दूर करने का निश्चय कर लिया। जिस काल में पति पत्नी प्रेमोन्मेष के प्रथम अरुणलोक में एक दूसरे के लिए अपरूप महिमा से चिर नवीन की भांति प्रतिभात होते हैं, वही स्वर्ण प्रभा मंडित प्रभात काल अचेतन अवस्था में कब कैसे बीत गया कोई भी न जान सका। नवीनता का स्वाद पाए बिना ही दोनों एक दूसरे के लिए पुराने परिचित की तरह मालूम होने लगे। लिखने पढ़ने की ओर चारुलता का स्वाभाविक झुकाव था, इस कारण उसके दिन एकदम भारस्वरूप नहीं हुए। अपनी ही चेष्टा से उसने पढ़ने के तरह तरह के उपायों का बंदोबस्त कर लिया था। भूपति का फुफेरा भाई अमल 3rd ईयर में पढ़ता था। चारुलता उसी को बुलाकर पढ़ लिया करती थी और इस कार्य की पूर्ति के लिए अमल की अनेक मांगे उसे सहन करनी पड़ती थी। उसके लिए होटल में भोजन करने का खर्च और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें खरीदने का खर्च उसे जुटाना पड़ता। अमल बीच बीच में अपने मित्रों को निमंत्रण देकर खिलाता और उस यज्ञ सिद्धि का भार गुरु दक्षिणा स्वरूप चारुलता स्वयं ग्रहण करती। भूपति चारुलता के सम्मुख कोई भी मांग नहीं रखता, परंतु मामूली तौर से थोड़ा पढ़ाकर फुफेरे भाई अमल की मांगों का अंत नहीं था। इस बात को लेकर चारुलता प्राय बीच बीच में बनावटी क्रोध और विद्रोह प्रकट करती, किंतु किसी आदमी के कुछ काम में आना और स्नेह का उपद्रव सहना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। एक दिन अमल ने कहा, भाभी, हम लोगों के कॉलेज के राजवंश का विद्यार्थी राज अंतःपुर के खास हाथ से बुने हुए कारपेट के जूते पहनकर आता है। यह मेरे लिए सही नहीं है। एक जोड़ा कारपेट का जूता चाहिए, नहीं तो अब किसी तरह पद मर्यादा की रक्षा ना कर सकूंगा। हाँ ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं बैठकर तुम्हारा जूता सी सी कर मरूं? यह नहीं होगा। दाम देती हूं, जाओ बाजार से खरीद लो। ऐसा नहीं हो सकता। चारू जूता सिलाई का काम नहीं जानती थी और अमल के सामने उस बात को अस्वीकार भी नहीं करना चाहती। अमल जो चाहता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। संसार में वही तो एकमात्र प्रार्थी है। उस एकमात्र प्रार्थी की प्रार्थना मंजूर किए बिना वह नहीं रह सकती। अमल जिस समय कॉलेज चला जाता उस समय वह छिपकर बड़े यत्न से कारपेट की सिलाई सीखने लगी। कुछ दिनों के बाद अमल स्वयं जब अपने जूते का प्रसंग एकदम भूल गया, ऐसे ही समय में एक दिन शाम को चारू ने उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया। गर्मी का दिन है, छत पर ही अमल के लिए भोजन का आसन रखा गया है। धूल उड़कर थाली में न गिरे इस आशंका से पीतल के ढक्कन से थाली ढक दी गई है। कॉलेज की पोशाक खोलकर हाथ मुंह धोकर साफ सुथरा हो अमल उपस्थित हो गया। अमल ने आसन पर बैठकर ढक्कन खोलकर देखा, थाली में नया तैयार किया हुआ रेशम का एक जोड़ा जूता रखा हुआ है। चारुलता ठठाकर हंसने लगी। जूता पाकर अमल की आशा और बढ़ चली। उसने कहा, अब गलाबंद रेशम की रुमाल फूलदार कसीदे से तैयार मिलना चाहिए। बैठक खाने में बैठने के लिए जो आराम कुर्सी है उस पर लगे हुए तेल का दाग छिपाने के लिए एक नक्काशी खींचा हुआ गिलाफ भी जरूर आ जाना चाहिए। प्रतिबार ही चारुलता आपत्ति प्रकट करके झगड़ा करती और प्रत्येक बार बड़े यत्न और बहुत ही स्नेह के साथ शौकीन अमल का शौक पूरा कर देती। अमल कभी कभी पूछता, भाभी कहाँ तक हुआ? चारुलता झूठ मूठ कहती, कुछ भी तो नहीं हुआ।
कभी कहती, यह बात मुझे बिल्कुल याद न थी, किंतु अमल छोड़ देने वाला लड़का नहीं। प्रतिदिन याद दिलाता और तकादा करता। अमल के इन उपद्रवों को और भी उत्तेजित करने के लिए ही चारू उदासीनता दिखलाकर विरोध प्रकट करती और अचानक एक दिन उसकी प्रार्थना पूरी करके तमाशा देखने लगती। धनवान गृहस्थ के घर में चारू को और किसी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। केवल अमल ही उसको काम कराए बिना नहीं छोड़ता। उसके इन्हीं सब छोटे छोटे शौक के कामों में ही उसकी स्त्री सुलभ आकांक्षाएं पूर्ण होकर शांति का अनुभव करती थी। भूपति के अंतःपुर में जो एक खंड जमीन पड़ी हुई थी, उसे यदि बगीचा कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। उस बगीचे की प्रधान धन संपत्ति अमड़े के एक ही विलायती पेड़ में निहित थी। दोनों ने मिलकर कुछ दिनों से नक्शा खींचकर एक प्लान बनाया था और महा उत्साह से इस जमीन पर एक बगीचे की कल्पना भी निश्चित कर ली थी। अतः एक दिन इस भूखंड की उन्नति के लिए चारू और अमल की कमेटी बैठी। अमल ने कहा, भाभी, हम लोगों के इस बगीचे में इस जमाने की राजकन्या की भांति तुम्हें अपने ही हाथों से जल सींचना पड़ेगा। चारू ने कहा, पश्चिमी तरफ के कोने में एक झोपड़ी तैयार करनी होगी, एक हिरण का बच्चा भी रखा जाएगा। एक छोटी सी झील भी बनाने की जरूरत है, उसमें बत्तख रखेंगे। चारू ने इस प्रस्ताव से उत्साहित होकर कहा, और उसमें नीला कमल होगा। बहुत दिनों से नील कमल देखने को मेरी साध लगी हुई है। उस झील के ऊपर एक छोटा सा पुल बना देंगे और घाट पर एक सुंदर छोटी सी डोंगी रहेगी, परंतु घाट अवश्य ही सफेद संगमरमर पत्थर का बनाया जाएगा। अमल ने कागज पेंसिल लेकर लकीर खींची और कंपास पकड़कर बड़े ही आडंबर से बगीचे का एक नक्शा खींच दिया। दोनों ने मिलकर अपनी परिकल्पना में संशोधन परिवर्तन करते करते 20-25 नए नक्शे तैयार कर लिए। नक्शे के अनुसार कार्यवाही होने पर कुल खर्च कितना पड़ेगा उसका एक एस्टीमेट बनाया जाने लगा। यह विचार किया गया था कि चारू अपने मासिक खर्च की रकम से थोड़ा थोड़ा अंश लगाकर धीरे धीरे बगीचा तैयार कर लेगी। घर पर कहाँ कौन काम कर रहा है, इसकी कोई भी खबर भूपति को नहीं रहती थी। बगीचा तैयार हो जाने पर हठात एक दिन उसे वहां निमंत्रण में बुलाकर आश्चर्य में डाल दिया जाएगा। उस समय वह देखकर यह समझेगा कि अलादीन के प्रदीप की सहायता से जापान से एक समूचा बगीचा उठा कर लाया गया है। किंतु एस्टीमेट बहुत कम रखे जाने पर भी चारू उसका खर्च संभालने में असमर्थ थी। इस हालत में अमल फिर दूसरा नक्शा तैयार करने लगा। उसने कहा, तो अब भाभी, उस झील का विचार छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं, झील का विचार छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मेरा नीलकमल रहेगा। तुम अपने हिरन के घर में खपड़े का छप्पर ना लगाओगी तो क्या हर्ज होगा? उसमें साधारण सादा छप्पर लगाने से भी तो काम चल जाएगा। चारू ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तब तो उस घर की मुझे कोई जरूरत नहीं, रहने दो उसे। मॉरिशस से लौंग, कर्नाटक से चंदन और सिलोन से दालचीनी का पौधा मंगाने का प्रस्ताव रखा गया था। अमल ने उन सब के बदले में मानिक तल्ला से साधारण देसी और विलायती पेड़ों का नाम लिया। यह सुनते ही चारू ने मुंह फुलाकर कहा, तब तो मुझे अब बगीचे की भी जरूरत नहीं है। एस्टीमेट घटाने का यह तरीका चारू को अरुचिकर मालूम पड़ा। एस्टीमेट के साथ साथ अपने विचारों को छोटा करना चारू के लिए असाध्य विषय है और अमल के मुंह से जो कुछ भी क्यों ना निकले उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेना भी उसके लिए कठिन है। तब तो भाभी, यही अच्छा होगा कि तुम भैया के सामने बगीचे का प्रस्ताव रखो, वे अवश्य ही रुपया दे देंगे। नहीं, उनसे कहने में क्या मजा रह जाएगा। हम दोनों मिलकर बगीचा तैयार कर लेंगे। वे तो हुक्म चलाकर ईडन गार्डन तैयार करा सकते हैं। ऐसा होने पर हमारे प्लान का क्या होगा? अमड़ा वृक्ष की छाया में बैठकर चारू और अमल असाध्य संकल्प की कल्पना कर रहे थे। चारू की भाभी ने 2 तल्ले से पुकार कर कहा, इतनी देर तक तुम लोग बगीचे में क्या कर रहे हो? मुखाकृति पर मंद मुस्कान बिखेरती हुई चारू ने कहा, हम लोग पके अमड़े की खोज में हैं। पके अमड़े की स्वाद को याद कर मंदाकिनी के मुंह में पानी उतर आया। उसने ललचाते हुए स्वर में कहा, यदि मिल जाए तो मेरे लिए भी लेते आना। चारू हंसने लगी। अमल भी हंस पड़ा।
उनकी सभी इच्छाओं का प्रधान सुख और गौरव यही था कि वे सब अपने आप ही आबद्ध थे। मंदा में और गुण क्यों न हो, परंतु उसमें सोचने की योग्यता नहीं थी। वह इन सब प्रस्तावों का रसास्वादन कैसे कर सकती है? वह तो इन दो सभ्यों की कमेटी से एकदम बहिष्कृत है। असाध्य बगीचे के एस्टीमेट में भी कोई कमी नहीं हुई। कल्पना भी कभी हार मानने को तैयार नहीं हुई। इसीलिए अमड़ा पेड़ के नीचे की कमेटी लगातार कुछ दिनों तक इसी तरह चलती रही। बगीचे में जिस स्थान पर झील बनेगी, जहां पत्थर की वेदी बनेगी, उन स्थानों पर अमल ने लकीरें खींच डाली। उनके इच्छित बगीचे में अमड़े के चारों तरफ किस तरह वेदी बनाई जाएगी, अमल एक छोटी सी कुदाली लेकर उसकी सरहद पर लकीर खींच रहा था। ऐसे ही समय में चारू ने पेड़ की छाया में बैठकर कहा, अमल, यदि तुम लिख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात होती। क्यों अच्छी बात होती? इस हालत में अपने बगीचे का वर्णन तुमसे एक कहानी के रूप में लिखवा लेती। यह झील, यह हिरण का घर, यह अमड़े का पेड़ आदि सब जिक्र उसमें रहता। हम दोनों के सिवा और कोई समझ नहीं पाता। बड़े ही मजे की बात होती। अमल, तुम एक बार लिखने की कोशिश करके देखो ना, तुम अवश्य ही लिख सकोगे। अच्छा, यदि लिख सकूं तो मुझे क्या दोगी? तुम क्या लेना चाहते हो? अमल ने उत्साहित होकर कहा, अपनी मशहरी में मैं लता पुष्पादि का नक्शा बना दूंगा। उस पर तुम शुरू से आखिर तक रेशम से कसीदा काट देना। तुम्हारे सभी काम विचित्रता से भरे होते हैं। मशहरी में भी कसीदा बनाया जाता है। मशहरी जैसी जरूरी चीज को एक शोभाहीन जेल खाने की भांति रखने के विरुद्ध कमल ने अनेक बातें कही। उसने कहा कि दुनिया में 15 आने आदमियों में सौंदर्य ज्ञान नहीं रहता और कुरूपता उन्हें कुछ भी कष्टकर नहीं मालूम होती। यही उसका प्रमाण है। चारू ने उसी समय उस बात को मान लिया। हम दोनों की यह एकांत कमेटी इस 15 आने के अंतर्गत नहीं है, यह समझकर वह मन ही मन बड़ी खुश हुई। उसने अंत में कहा, अच्छी बात है, मैं मशहरी तैयार कर दूंगी, तुम लिखना आरंभ कर दो। अमल ने रहस्य का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं लिख ना सकूंगा? चारू ने अत्यंत उत्तेजित होकर कहा, तब तो तुमने जरूर ही कुछ लिख रखा है, मुझे दिखाओ। आज रहने दो भाभी। नहीं, आज दिखलाना पड़ेगा, मेरे सिर की सौगंध। जाओ लेकर आओ। चारू को अपनी लिखी चीज सुनाने की व्यग्रता बहुत दिनों से जोर मार रही थी, परंतु एक व्यवधान जो बीच में आ खड़ा हुआ था वह यह था कि कहीं उसका लेख उसे नीरस और अरुचिकर न लगे, और इस संकोच को बलात् मन से निकाल फेंकने का साहस भी उसे नहीं हो रहा था। अकस्मात आज उसके पीछे पड़ जाने के कारण उसका वह संकोच और व्यवधान छिन्न भिन्न हो गया। वह लेख ले आया, कुछ खास कर उसे सुनाना शुरू किया। चारू पेड़ का सहारा ले घास पर पैर फैलाकर सुनने लगी। निबंध का विषय था मेरा खाता। अमल ने लिखा था, हे मेरे सफेद खाता, मेरी कल्पना ने अब तक तुमको स्पर्श नहीं किया था। सोतिका गृह में भाग्य पुरुष के प्रवेश के पहले बच्चे के ललाट की भांति तुम निर्मल रहस्यमय हो। जिस दिन तुम्हारे अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में उपसंहार लिख दूंगा, वह दिन आज कहाँ है? तुम्हारे ये सफेद बच्चे से पन्ने चिरकाल के लिए स्याही से चिन्हित रूप में समाप्ति की बात स्वप्न में भी नहीं सोच रहे हैं, इत्यादि बहुत सी बातें लिखी थी। चारू पेड़ की छाया में बैठकर स्तब्ध होकर सुनने लगी। पढ़ना खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने कहा, तुम फिर नहीं लिख सकते? उस दिन उस पेड़ के नीचे अमल ने साहित्य का मादक रस पहले पहल पान किया। साकी थी नवीना, रसना भी थी नवीन, और अपराह्न का प्रकाश लंबी छाया के आगमन से रहस्यपूर्ण हो चला था। चारू ने कहा, अमल, कुछ अमड़ा तोड़कर ले चलना चाहिए, नहीं तो मंदा को क्या हिसाब दिया जाएगा? मूढ़ मंदा को अपनी पढ़ाई लिखाई और आलोचना की बातें बतलाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसीलिए अमड़ा तोड़कर ले जाना होगा। बगीचे का इरादा उनके अन्य बहुत से कल्पित कामों की भांति सीमाहीन कल्पना क्षेत्र के बीच कब गायब हो गया, वह अमल और चारू किसी को भी मालूम न हो सका।
अब अमल का लिखना ही उसकी आलोचना और परामर्श का प्रधान विषय हो उठा। अमल आकर कहता, भाभी, एक बहुत ही सुंदर भाव दिमाग में आया है। चारू उत्साहित हो जाती, कहती, चलो अपने दक्षिण तरफ के बरामदे में, यहां तो इसी समय मंदा पान लगाने के लिए आ पहुंचेगी। चारू कश्मीरी बरामदे में एक पुरानी बेंत की चटाई पर बैठ जाती और अमल रेलिंग के नीचे के ऊंचे हिस्से पर बैठकर पैर फैला देता। अमल के लिखने के विषय प्राय ही निश्चित नहीं रहते। यह साफ तौर से बतलाना कठिन है। गड़बड़ी के साथ वह जो कुछ कहता उसे अच्छी तरह समझना किसी की भी शक्ति में नहीं है। अमल स्वयं ही बीच बीच में बोल उठता, भाभी, तुमको अच्छी तरह न समझा सका। नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गई। तुम इसे लिख डालो, देर मत करो। कुछ तो मन ही मन समझकर, कुछ ना समझकर, बहुत कुछ कल्पना में लाकर, बहुत अंशों में अमल के व्यक्त करने के जोश से उत्तेजित होकर मन में एक तरह का जो खाका वह खींच लेती, उसी में वह सुख पाती और आग्रह से अधीर हो उठती। उसी दिन तीसरे पहर को चारू पूछ बैठी, कितना लिख चुके? अमल कहता, इतने समय के अंदर ही क्या लिखा जा सकता है? दूसरे दिन सवेरे कुछ झगड़ालू स्वर में चारू पूछती, क्यों, तुमने अभी तक इसे लिख नहीं डाला? बैठो और थोड़ा सोच लूं, चारू रंज होकर बोलती। तब जाओ। तीसरे पहर को जब वह क्रोध और बढ़ जाता और चारू बोलना बंद करने का रुख दिखलाती, तब अमल पॉकेट से रुमाल निकालने के बहाने लिखे हुए कागज का एक हिस्सा निकाल देता। क्षण भर में चारू का मौनावलंबन टूट जाता और वह बोल उठती, तुमने तो लिख रखा है, मुझे धोखा देते हो, दिखाओ। अभी लिखना खत्म नहीं हुआ है और कुछ लिखकर सुनाऊंगा। नहीं, अभी सुनाना पड़ेगा। अमल इसी समय सुनाने के लिए तैयार है, किंतु चारू को कुछ समय तक तंग किए बिना वह नहीं सुनाता। इसके बाद अमल कागज हाथ में लेकर बैठ जाता और शुरू में पन्ने को कुछ ठीक कर लेता। पेंसिल लेकर दो एक स्थान में कुछ संशोधन करने लगता। तब तक चारू की आंखें जल के भार से झुके हुए बादल की भांति पुलकित कौतूहल से उस कागज की ओर झुकी रहती। जब अमल 2-4 पैराग्राफ लिख डालता, तब वह जितना भी क्यों न हो चारू को पढ़कर सुना देना पड़ता और बाकी हिस्सा आलोचना और कल्पना के बीच मथित होता रहता। इतने दिनों तक दोनों आकाश कुसुम चुनने में लिप्त थे। अब काव्य कुसुम का कर्षण आरंभ होने से दोनों और भी सभी बातें भूल गए। एक दिन तीसरे पहर को जब अमल कॉलेज से लौटा तो उसकी जेब कुछ अधिक भरी हुई सी मालूम हुई। अमल ने जब मकान के अंदर प्रवेश किया तो चारू ने अंतःपुर की खिड़की से उसकी जेब की पूर्णता की तरफ गौर से देख लिया था। और दिन बराबर कॉलेज से लौटते ही अमल मकान के अंदर जाने में देर नहीं करता था, परंतु आज वह अपनी भरी हुई जेब के साथ बाहर वाले बैठक खाने में चला गया। शीघ्र भीतर आने का उसने नाम नहीं लिया। चारू ने अंतःपुर के सरहद पर आकर अनेक बार तालियां बजाई, पर किसी ने भी नहीं सुना। चारू कुछ रंज होकर अपने बरामदे में मनमथ दत्त की एक पुस्तक पढ़ने की कोशिश करने लगी। मनमथ दत्त नया लेखक है। उसके लिखने का तरीका बहुत अंशों में अमल से मिलता जुलता है। इस कारण अमल कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। कभी कभी उसकी लिखी चीज को व्यंग के साथ पढ़कर परिहास करता और चारू अमल के हाथ से उस पुस्तक को छीनकर लापरवाही के साथ कुछ दूरी पर फेंक देती। आज जब अमल के पैर की आहट सुनी, तब उसने मनमथ दत्त की पुस्तक को अपनी आंखों के सामने रखकर एकाग्र भाव से पढ़ना शुरू किया। अमल बरामदे में आ पहुंचा। चारू ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मानो कुछ देखा ही नहीं। अमल ने पूछा, भाभी, क्या पढ़ रही हो? चारू को निरत्तर देखकर अमल ने चौकी के पीछे जाकर पुस्तक को देख लिया। कहा, मनमथ दत्त बेवकूफ है। चारू ने कहा, आह, तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। पीठ के पास खड़ा होकर अमल व्यंग भरे स्वर में पढ़ने लगा। मैं तृण हूं, छोटा सा तृण हूं। भाई रक्तांबर राजवेशधारी अशोक, मैं तृण मात्र हूं। मेरा फूल नहीं है, मेरी छाया नहीं है। अपने मस्तक को मैं आकाश में नहीं उठा सकता। वसंत की कोयल मुझे आश्रय बनाकर कुहू स्वर में संसार को उन्मत्त नहीं बनाती, तो भी भाई अशोक
तुम अपनी उस पुष्पांकुरित ऊंची शाखा से मेरी उपेक्षा मत करो। तुम्हारे पैर के नीचे मैं पड़ा हुआ तृण हूं, इतने पर भी मुझे तुच्छ मत बनाओ। इतना ही अंश उस पुस्तक से पढ़कर अमल लेखक को बेवकूफ बनाते हुए कहने लगा, मैं केले का झोंप हूं, कच्चे केले का झोंप। भाई कोहड़ा, भाई घरों के मचानों पर विहार करने वाले कोहड़ा, मैं एकदम ही कच्चे केले का झोंप हूं। चारू कौतूहल के आवेश में क्रोध दबा न सकी, हंसकर उठी और पुस्तक फेंक कर कहा, अपनी लिखी चीज के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं जचता? तुम्हारी बड़ी उदारता है, तृण पाने पर भी उसे निगल जाना चाहती हो। अच्छा महाशय, हंसी करने की जरूरत नहीं। जेब में क्या है, बाहर निकालो। क्या है, अंदाजा लगा लो। बड़ी देर तक चारू को चिढ़ाकर अमल ने जेब से सरोरूह नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका निकाल कर रख दी। चारू ने देखा कि उस पत्रिका में अमल का बही खाता नामक निबंध प्रकाशित हुआ है। चारू ने देखा और चुप हो गई। अमल ने सोचा था कि उसकी भाभी बहुत खुश होगी, किंतु खुशी का विशेष लक्षण न देखकर उसने कहा, सारोरू पत्रिका में मामूली लेखकों के लेख प्रकाशित नहीं होते। अमल ने यह बात कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दी कि जिस किसी तरह का लेख पाने पर भी संपादक उसे नहीं छोड़ते। किंतु अमल ने चारू को समझा कर कहा, इसके संपादक बहुत ही बड़े दिमाग के आदमी हैं, 100 लेखों में एक लेख ही चुनते हैं। सुनकर चारू खुश होने की कोशिश करने लगी, पर खुश ना हो सकी। किस चीज से उसके मन में चोट लगी उसे समझ कर देखने की उसने चेष्टा की, परंतु कोई उचित कारण प्रकट नहीं हुआ। अमल की लिखी चीज अमल और चारू दोनों की संपत्ति है। अमल लेखक है, चारू है पाठक। उसको गुप्त रखना ही उसका प्रधान रस है। उस लेख को सभी पढ़ेंगे और सभी उसकी प्रशंसा करेंगे, इससे तो प्रसन्न ही होना चाहिए। पर अपनी इस उपेक्षा की बात वह स्वयं अच्छी तरह समझ ना सकी। किंतु लेखक की आकांक्षा एक ही पाठक से नहीं मिटती। अमल अपनी रचनाएं छपाने लगा, प्रशंसा भी होने लगी। बीच बीच में भक्तों की चिट्ठियां भी आने लगी। अमल उन सब को अपनी भाभी को दिखलाता। चारू उससे प्रसन्न भी हुई और दुखी भी। असल को लिखने में प्रवृत्त कराने के लिए अब तो एकमात्र उसी के उत्साह और उत्तेजना की जरूरत नहीं रही। बीच बीच में अमल के पास रमणियों के गुमनाम पत्र भी आने लगे। उस हालत में चारू कुछ हंसी मजाक कर बैठती, पर उसे सुख नहीं मिलता। हठात उनकी कमेटी के बंद दरवाजे को खोलकर पाठक मंडली उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। भूपति ने एक दिन मौका पाकर अवकाश के समय कहा, चारू, हम लोगों का अमल जो इतना अच्छा लिख सकता है, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। भूपति की प्रशंसा से चारू खुश हुई। अमल भूपति का आश्रित है, किंतु अन्य आश्रितों और उनमें फर्क है। इस बात को उसके पति समझते हैं। इससे वह मानो गर्व अनुभव करती। उसका भाव यही था कि अमल को मैं किस लिए इतना स्नेह आदर करती हूं, इतने दिनों के बाद तुम समझ सके। मैंने बहुत दिनों पहले ही अमल की मर्यादा समझ ली थी। अमल किसी की अवज्ञा का पात्र नहीं है। चारू ने पूछा, तुमने उसकी लिखी कोई रचना पढ़ी है? हाँ, नहीं, अच्छी तरह नहीं पढ़ी है, समय नहीं मिला। किंतु हम लोगों का निशिकांत पढ़कर प्रशंसा कर रहा था। वह लेखों का मर्म भली भांति समझता है। भूपति के मन में अमल के प्रति एक तरह की श्रद्धा का भाव जाग उठे। यही चारू की आंतरिक इच्छा है। उमापद अखबार में लेख देने वालों को 5 तरह के पुरस्कार देने की बात भूपति को समझा रहा था, किंतु पुरस्कार देकर किस तरह नुकसान संभाल कर लाभ हो सकेगा, यह बात भूपति की समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। चारू एक बार कमरे में प्रवेश कर उमापद को देख कर लौट गई। फिर थोड़ी देर में इधर उधर तबीयत बहलाकर कमरे में गई तो फिर उसने देखा कि दोनों मिलकर हिसाब के सिलसिले में बहस कर रहे हैं। चारू की अधीरता देखकर उमापद किसी बहाने कमरे से बाहर चला गया। भूपति हिसाब लेकर सोचने लगा। चारू ने कमरे में प्रवेश करके पूछा, अब तक भी शायद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? दिन रात उसी एक समाचार पत्र को लेकर तुम्हारा समय कैसे कटता है, यही मैं सोचती रहती हूं। भूपति हिसाब को एक तरफ रखकर कुछ मुस्कुराया। मन ही मन सोचा, सच है, चारू की तरफ ध्यान देने का मुझे समय ही नहीं मिलता। यह बहुत अन्याय हो रहा है। इस बेचारी के लिए समय बिताने का कुछ भी साधन नहीं है। भूपति ने स्नेह भरी आवाज में कहा,
आज तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई? मास्टर साहब शायद भाग गए हैं। तुम्हारे पाठशाला के सभी नियम उल्टे हैं। छात्रा पोथी पत्रा लेकर तैयार है और मास्टर लापता। आजकल अमल तुमको पहले की तरह नियम से पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं मालूम हो रहा है। अपने पढ़ाने में लगाकर अमल का समय नष्ट करना क्या उचित है? मानो तुमने अमल को एक मामूली प्राइवेट ट्यूटर ही समझ लिया है। भूपति ने चारू को पास खींचकर कहा, इसे क्या मामूली प्राइवेट ट्यूटरी कहते हैं? तुम्हारी तरह भाभी पाकर यदि मुझे भी पढ़ाने को मौका मिलता, उस हालत में इस तुम और कुछ ना बोलो। पढ़ा लिखा पति पाकर भी मेरे लिए पति के कॉलेज में अपनी स्वार्थ की बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भूपति ने कुछ घायल होकर कहा, अच्छा, कल से मैं अवश्य ही तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। अपनी पुस्तकें जरा लाओ तो देखूं तुम क्या पढ़ती हो। चारू ने कहा, बहुत हुआ, तुमको मुझे और पढ़ाने की जरूरत नहीं। इस समय जो कर रहे हो वही ठीक है। पढ़ाने लगोगे तो क्या उस हालत में अपने अखबार का हिसाब किताब कुछ रख सकोगे? तब और किसी की तरफ अपने मन को नहीं लगा सकोगे। ठीक कहती हो, इस समय तुम मेरे मन को जिधर घुमाना चाहोगी उधर घूम जाएगा। अच्छा, तो अमल के इस लेख को एक बार पढ़कर देखो कि अच्छा हुआ है। सुनकर भूपति ने कुछ संकोच के साथ पत्रिका को अपने हाथ में ले लिया। खोलकर देखा, लेख का शीर्षक है आषाढ़ का चांद। गत 2 सप्ताह से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना के बारे में बड़े बड़े आंकड़े तैयार कर रहा था। वे सभी आंकड़े बहुपदी कीट की भांति उसके मस्तिष्क के बीच चक्कर लगा रहे थे। ऐसे समय में अचानक बंगला भाषा में लिखा हुआ आषाढ़ का चांद शीर्षक लेख आद्यंत पढ़ने के लिए उसका मन तैयार नहीं था। निबंध बहुत छोटा भी नहीं था। लेख इस तरह आरंभ हुआ, आज क्यों आषाढ़ का चांद सारी रात बादल के बीच से छिपता हुआ घूम रहा है, मानो स्वर्ग लोक से कोई चीज चुरा कर लाया है, मानो कलंक छिपाने का स्थान नहीं है। फागुन के महीने में जब आकाश के किसी कोने में मुट्ठी भर बादल भी नहीं था, तब तो संसार की आंखों के सामने उसने निर्लज की भांति उन्मुक्त आकाश में अपने को प्रकट किया। और आज उसका वह विहंसना शिशु के स्वप्न की भांति, पिया की स्मृति की भांति। भूपति ने सिर खुजलाकर कहा, बहुत लिखा है, किंतु क्या यह सब कवित्व भाव को मैं समझ सकता हूं? चारू ने संकुचित होकर भूपति के हाथ से कागज छीनकर कहा, तुम तब क्या समझते हो? मैं संसार का मनुष्य हूं, मैं मनुष्य को समझता हूं। मनुष्य की बातें मानो साहित्य में लिखी ही नहीं रहती, गलत लिखी जाती हैं। इसके अलावा जब मनुष्य सशरीर मौजूद है, तब बनावटी बातों के बीच उसे खोजते रहने की जरूरत, कहकर चारुलता का चिबुक पकड़कर कहा, मैं तुमको जितना समझता हूं उसकी पुष्टि के लिए क्या मेघनाद वध कवि कंकण के चंडी को आद्यंत पढ़ने की जरूरत है? काव्य समझ नहीं सकता, यह कहकर भूपति गर्व अनुभव करता था, किंतु फिर भी अमल की लिखी हुई चीज अच्छी तरह न पढ़ने पर भी उसके प्रति भूपति के मन में एक प्रकार की श्रद्धा थी। भूपति सोचता, बतलाने समझाने की कोई बात भी नहीं है, तथापि इतनी बातें अनर्गल बनाकर कहना, यह काम तो सिर पटक कर मर जाने पर भी मुझसे नहीं हो सकता। अमल के मस्तिष्क में इतनी शक्ति है, यह कौन जानता था? भूपति अपनी रसज्ञता को अस्वीकार करता था, किंतु साहित्य के प्रति उसके मन में कृपणता नहीं थी। कोई दरिद्र लेखक यदि उसे पकड़ता तो पुस्तक छपाने का खर्च भूपति उसे देता, केवल विशेष रूप से कह देता कि देखना, मुझे यह समर्पित न की जाए। बंगला भाषा के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पाठ्य अपाठ्य, सभी पुस्तकें वह खरीद लेता। कहता, एक तो पढ़ना ही नहीं, फिर यदि ना खरीदूं तो पाप भी करूंगा, प्रायश्चित भी ना होगा। पढ़ता नहीं था, इसलिए बुरी पुस्तकों के प्रति उसके मन में लेश मात्र भी द्वेष का भाव नहीं था। उसकी लाइब्रेरी बांग्ला पुस्तकों से भरी हुई थी। अमल भूपति को अंग्रेजी प्रूफ देखने के काम में सहायता करता था।
किसी एक कॉपी के दुर्बाध्य लिखावट को दिखलाने के लिए उसने कागजों का एक ढेर लेकर कमरे में प्रवेश किया। भूपति ने हंसकर कहा, अमल, तुम आषाढ़ का चांद और भादो मास के पके ताड़पत्र पर जितना जी चाहे लिखो, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करता। मैं किसी की अधीनता में टांग नहीं अड़ाना चाहता, किंतु मेरी स्वाधीनता पर हस्तक्षेप क्यों? वह तो उन सबको मुझे बिना दिखाए चैन न लेंगी। तुम्हारी भाभी का यह कैसा अत्याचार? अमल ने हंसकर कहा, भाभी, मेरे लिखे हुए विषयों को लेकर तुम जो इस तरह भैया पर जुर्म करने का उपाय ढूंढ निकालोगी, ऐसा मालूम होता तो मैं लिखता ही नहीं। साहित्य रस से विमुख भूपति के पास लाकर अपनी अत्यंत कष्ट से लिखी हुई चीजों को अपमानित करने से अमल मन ही मन चारू पर रंज हुआ और तुरंत ही इस बात को समझकर चारू के मन में कष्ट हुआ। बात को दूसरी तरफ घुमा देने की नीयत से उसने भूपति से कहा, तुम अपने भाई का ब्याह कर दो, उस हालत में लिखाई का उपद्रव सहना ना पड़ेगा। भूपति ने कहा, आजकल के लड़के हम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हैं। अच्छा हो अपने देवर को तुम विवाह करने के लिए सहमत कर लो। चारू के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा, अमल, मुझे इस अखबार के झमेले में फंसे रहना पड़ता है। चारू बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है, कोई कामकाज नहीं है। बीच बीच में मेरे इस लिखने के कमरे में झांक कर लौट जाती है। क्या करूं, बतलाओ। अमल, तुम उसे कुछ लिखने पढ़ने में व्यस्त रख सको तो अच्छा हो। कभी कभी यदि अंग्रेजी काव्य से अनुवाद करके उसे सुना दिया करो तो भलाई भी होगी और अच्छा भी लगेगा। चारू साहित्य में विशेष रुचि रखती है। अमल ने कहा, हाँ, रुचि तो है। यदि भाभी कुछ और पढ़ लिख लेंगी तो मुझे विश्वास है कि वे स्वयं बहुत अच्छा लिख सकेंगी। भूपति ने हंसकर कहा, वो उतनी आशा नहीं करता, किंतु चारू बंगला लेखों की अच्छाई या बुराई मुझसे अधिक समझ सकती है। उसमें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है, स्त्रियों में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। पुरुषों में भी बहुत कम दिखाई पड़ता है, इसका गवाह मैं हूं। अच्छा, यदि तुम अपनी भाभी को योग्य बना सको तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। क्या दोगे, सुन तो लूं। तुम्हारी भाभी किसी एक जोड़ी खोज ला दूंगा, फिर उसे लेकर पढ़ाने लिखाने में लग जाना पड़ेगा। चिरकाल तक क्या योग्य बने रहने में ही समय निपटाऊंगा? दोनों भाई आजकल की नई दुनिया के लड़के हैं, कोई भी बात उनके मुंह में रुकावट नहीं डालती। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके अब अमल ने अपना मस्तक बहुत ऊंचा उठा लिया है। पहले वह स्कूल के छात्र की भांति रहता था, अब वह मानो समाज के प्रतिष्ठित लोगों की तरह हो गया है। कभी कभी सभा में साहित्यिक निबंध पढ़ने जाता है। संपादक और संपादक के प्रतिनिधि उसके घर आकर बैठे रहते हैं, उसे निमंत्रित करके खिलाते पिलाते हैं। तरह तरह की सभाओं के सदस्य और सभापति बनने के लिए उसके पास अनुरोध करने के लिए लोग आया करते हैं। भूपति के घर में दास दासियों और आत्मीय स्वजनों की आंखों में उसके सम्मानित पद का स्थान बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया है। मंदाकिनी ने इतने दिनों तक उसे कोई खास व्यक्ति नहीं समझा था। अमल और चारू के हास्यपूर्ण वार्तालाप और आलोचना को वह बचपन का खेल समझकर उपेक्षा करती और पान लगाने तथा घर के कामों में व्यस्त रहा करती थी। अपने को वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ और संसार के लिए जरूरी जानती थी। अमल बहुत अधिक पान खाया करता था। मंदा पर लगाने या खर्च करने का भार था, इस कारण वह पान की बर्बादी से रंज होती थी। अमल और चारू षड्यंत्र करके मंदा के पान का भंडार लूट लेने में आनंद पाते थे और यह काम उनके लिए एक तरह का आमोद था। किंतु इन दोनों शौकीन चोरों का यह परिहास मंदा को आमोदजनक नहीं मालूम होता था। असल बात यह है कि एक आश्रित दूसरे आश्रित को अच्छी निगाहों से नहीं देखता। अमल के लिए मंदा को जो कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ता था, उससे मानो वह कुछ अपना अपमान मालूम करती थी। चारू अमल के पक्ष में थी, इसीलिए मुंह खोलकर वह कुछ कह नहीं सकती थी, किंतु अमल की अवहेलना करने की कोशिश बराबर ही जारी रहती थी। मौका पाते ही दास दासियों को सुनाकर चुपके से अमल के नाम पर खोंच लगाने में वह बाज नहीं आती थी। वे लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे। किंतु जब अमल का उत्थान आरंभ हुआ तब मंदा को मालूम हुआ कि अब वह पहले सा अमल नहीं है। अब उसकी संकुचित नम्रता एकदम घट गई
दूसरे की अवज्ञा करने का अधिकार मानो अब उसी को प्राप्त है। संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके जो पुरुष संयम रहित होकर बेधड़क अपना प्रचार कर सकता है, जिस मनुष्य ने एक निश्चित अधिकार पा लिया है, वह समर्थन पुरुष सहज ही में नारी की दृष्टि आकर्षित कर सकता है। मंदा ने जब देखा कि अमल चारों तरफ से ही श्रद्धा पाने लगा है, तब उसने भी अमल के ऊंचे मस्तक की तरफ मुंह उठाकर देखा। अब इस हालत में पान चुराने की जरूरत नहीं रह गई। अमल की प्रसिद्धि बढ़ जाने से चारू का इस तरह एक नुकसान हुआ। उसके षड्यंत्र का कौतुक बंधन छिन्न हो गया। अब तो अमल के पास पान स्वयं हाजिर हो जाता है, कोई अभाव नहीं रहता। इसके अतिरिक्त वे दोनों दल संगठन करके मंदाकिनी को तरह तरह की युक्तियों से दूर रखकर जिस प्रमोद का उपभोग करते थे, वह भी नष्ट हो जाने की घड़ी आ गई। मंदा को दूर रखना कठिन हो चला। अमल के मन में यह धारणा दृढ़ हो जाना कि चारू ही उसकी एकमात्र मित्र है, यह बात मंदा को अच्छी नहीं लगती थी। पहले की अवहेलना को सूद और असल के साथ चुका देने को वह तैयार हो गई। इसलिए अमल और चारू ज्यों ही परस्पर एक दूसरे के सामने आ जाते, त्यों ही मंदा किसी न किसी बहाने बीच में पहुंचकर ग्रहण लगा देती। हठात उसमें यह परिवर्तन देखकर उसकी अनुपस्थिति में उसका परिहास कर सकने का मौका मिलना भी चारू के लिए कठिन हो गया। मंदा का यह बिना बुलाए ही प्रवेश होना चारू को जितना कष्टकर मालूम होने लगा, उतना अमल को नहीं। यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं थी। विमुख रमणी का मन धीरे धीरे उसकी तरफ लौटा आ रहा है। इससे वह मन ही मन एक प्रकार के कौतूहल का अनुभव करने लगा था। किंतु जब चारू दूर से ही मंदा को देखकर तीव्र मृदु स्वर में कहती, वह चली आ रही है, तब अमल भी कहता, हाँ देखो ना, इसने तंग कर मारा है। दुनिया के अन्य सभी संसर्गों के प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की उसकी एक आदत सी पड़ गई थी। अमल उसे अचानक क्या कहकर छोड़ देता। अंत में मंदाकिनी एकदम पास आ जाती। तब अमल मानो बलपूर्वक सज्जनता दिखलाकर कहता, मंदा भाभी, आज क्या तुमने अपने पान के डिब्बे में कुछ गड़बड़ी का लक्षण देखा है? जब मांगते हो तो तुरंत पा जाते हो, तब भाई चोरी करने की क्या जरूरत है? मांग कर पाने से उसमें ज्यादा सुख है। तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? पढ़ो ना भाई, रुक क्यों गए? मैं पढ़ना सुनना बहुत ही पसंद करती हूँ। इसके पहले पाठानुराग के लिए यश अर्जन करने की चेष्टा मंदा में कभी नहीं देखी गई थी, किंतु कालो ही बलवत्तरह चारू की यह बिल्कुल ही इच्छा नहीं है कि अमल नीरस मंदा के पास कुछ भी पढ़े, और अमल चाहता है कि मंदा भी उसके लेख आदि सुन लिया करे। चारू ने मंदा को लक्ष्य करके कहा, अमल ने कमलकांत के दफ्तर की समालोचना लिखी है, वह क्या तुम्हारी? मानती हूं कि मैं मूर्ख हूं, फिर भी सुनने से क्या एकदम ही समझ ना सकूंगी? जब किसी दूसरे दिन की बात अमल को याद पड़ी, चारू और मंदा ताश खेल रही थी। ऐसे ही समय अपना लेख हाथ में लेकर अमल खेल की बैठक में पहुंच गया। चारू को सुनाने के लिए वह व्याकुल हो रहा था। खेल खत्म ही नहीं हो रहा है, देखकर वह चिढ़ रहा था। अंत में बोला, भाभी तुम लोग खेलो, तब तक मैं अखिल बाबू को लेख सुनाऊं। चारू ने अमल की चादर खींचकर कहा, आह बैठ जाओ ना, कहाँ जाते हो? कहकर शीघ्र हार कर खेल खत्म कर दिया। मंदा ने कहा, अब तुम लोगों की पढ़ाई शायद शुरू होगी, तब मैं जा रही हूं। चारू ने भद्रता दिखलाकर कहा, क्यों, तुम भी सुन लो ना बहन। मंदा, नहीं बहन, मैं तुम लोगों की उन बातों को कुछ भी नहीं समझ सकती, मुझे केवल नींद आने लगती है। कहकर असमय में ही खेल बंद हो जाने से वह बहुत रंज होकर चली गई। वही मंदा आज कमलाकांत की समालोचना सुनने को तैयार है। अमल ने कहा, अच्छी बात है, तुम सुनोगी, यह तो मेरा अहोभाग्य है। कहकर पन्ना उलटकर फिर उसने शुरू से पढ़ने का रुख दिखलाया। लेख के आरंभ में उसने बहुत कुछ रस संचारित किया था। उस अंश को छोड़कर पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं हुई। चारू ने शीघ्रता से कहा, तुमने तो कहा था कि जानवी लाइब्रेरी से कुछ पुराने मासिक पत्र ला दोगे। यह काम तो आज नहीं हो सकता। आज ही के लिए तो कहा था, शायद तुम भूल गए। भूलूंगा क्यों, तुमने तो कहा था। बहुत अच्छा, मत लाओ, तुम लोग पढ़ो, मैं जाती हूं, और परेश को लाइब्रेरी में भेज दूं। कहकर चारू उठ खड़ी हुई।
अमल को अनर्थ की आशंका मालूम हुई। मंदा मन ही मन समझ गई और क्षण भर में चारू के प्रति अपने मन को खट्टा कर लिया। चारू के चले जाने पर अमल उठ जाऊं या नहीं सोचकर इधर उधर कर रहा था कि मंदा ने कुछ मुस्कुराकर कहा, जाओ भाई, मान भंग करो जाकर। चारू ने क्रोध किया है, मुझे अपना लेख सुनाओगे तो बड़े फेर में पड़ जाओगे। इसके बाद उठकर चला जाना अमल के लिए कठिन हो गया। अमल ने चारू के प्रति कुछ विमुख सा होकर कहा, क्यों, फिर किस बात का? और तुरंत लिखित विषय फैलाकर पढ़ने का रुख प्रकट किया। मंदा ने दोनों हाथों से उसके लेख को ढांक कर कहा, जरूरत नहीं है भाई, मत पढ़ो, कहती हुई मानो आंसू रोक कर वहां से अन्यत्र चली गई। चारू निमंत्रण में गई थी। मंदा अपने कमरे में बैठकर बाल की रस्सी तैयार कर रही थी। भाभी कहकर अमल ने कमरे में प्रवेश किया। मंदा को यह भली भांति मालूम था कि चारू के निमंत्रण में जाने का समाचार अमल को अविदित नहीं है। उसने हंसकर कहा, आहा अमल बाबू, किसकी खोज में आकर किसको देख लिया, ऐसा ही तुम्हारा भाग्य है। अमल ने कहा, हाँ, बाईं तरफ का पुआल जिस तरह का है, दाहिनी ओर का भी ठीक उसी तरह का है। गधे के लिए तो दोनों ही समान आदर की चीज हैं। यह कहकर वह वहीं बैठ गया। मंदा भाभी, तुम अपने गांव की कोई प्रचलित कहानी सुनाओ तो। लेख का विषय संग्रह करने के लिए अमल सबकी सभी बातें बड़े चाव से सुना करता था, इसलिए वह अब पहले की तरह उसकी एकदम उपेक्षा नहीं करता। मंदा का मनस्तत्व, मंदा का इतिहास अब उसके लिए उत्सुकता का विषय हो गया है। उसका जन्म स्थान कहाँ है, उसका गांव कैसा है, बचपन में समय कैसे कटता था, कब विवाह हुआ, आदि सभी बातें वह खोद खोद कर पूछने लगा। मंदा के छोटे से जीवन चरित्र के संबंध में किसी ने आज तक इतनी उत्सुकता नहीं दिखलाई थी। मंदा आनंद के साथ अपनी सभी बातें बतलाने लगी। बीच बीच में कहती, अरे मैं क्या कह गई, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं। अमल ने उत्साह बढ़ाकर कहा, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहे जाओ। मंदा के पिता का एक काना गुमाश्ता था। वह अपने दूसरे विवाह की स्त्री से झगड़कर कभी कभी अभिमान में पड़कर अनशन कर देता। अंत में भूख की ज्वाला से मंदा के घर किसी तरह चुपचाप भोजन करने के लिए आता था और दैव योग से एक दिन कैसे उसकी स्त्री ने उसे पकड़ लिया था, यह कहानी जब चल रही थी और ध्यानपूर्वक सुनते सुनते जब अमल सकौतुक हंस रहा था, ऐसे ही समय में चारू ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। कहानी सूत्र भिन्न हो गया। उसके आगमन से हठात एक जमी हुई सभा भंग हो गई। चारू ने यह साफ तौर से समझ लिया। अमल ने पूछा, भाभी, इतनी जल्दी लौटकर आ गई, क्या बात है? चारू ने कहा, यही तो देखती हूं, बहुत जल्द ही लौट आई हूं, कहकर वह चली जाने के लिए तैयार हो गई। तुमने अच्छा ही किया, तुमने मेरी रक्षा की। मैं सोच रहा था न मालूम कब लौटोगी। मनमथ दत्त की संध्या की चिड़िया नामक नई पुस्तक तुम्हें पढ़कर सुनाने के लिए लाया हूं। अभी रहने दो, मुझे और काम करना है। काम है तो मुझे हुक्म दो, मैं कर देता हूं। चारू को मालूम था कि अमल आज पुस्तक खरीद कर उसे सुनाने के लिए आएगा। वह अमल के मन में द्वेष पैदा करने के लिए मनमथ की लेखन शैली की प्रशंसा करेगी और अमल उस पुस्तक को बिगाड़ कर पढ़ता हुआ उपहास करता रहेगा। इन सब बातों को सोचकर ही वह अधैर्यवश निमंत्रण देने वाले के सभी अनुनय विनय ठुकराकर तबीयत ठीक न रहने का बहाना करके चली आई है। अब वह बार बार सोच रही है, वहां अच्छी तरह थी, चला आना अनुचित हुआ। बंदा भी तो कम बेहया नहीं है। अकेली अमल के साथ एक कमरे में बैठकर दांत निकाल कर हंस रही है। लोग देखकर क्या सोचेंगे? परंतु इस बात को लेकर मंदा की भर्त्सना करना चारू के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि यदि मंदा उसी का उदाहरण देकर जवाब दे दे तो। किंतु वह कुछ और है और यह कुछ और। वह अमल को रचना में उत्साहित करती है, अमल के साथ साहित्य लोचना करती है, किंतु मंदा का तो वह उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं है। मंदा अवश्य ही सरल युवक को मुग्ध करने के लिए जाल फैला रही है। इस भयंकर विपत्ति से अमल की रक्षा करना बस उसका ही कर्तव्य है। अमल को इस मायावनी की नीयत कैसे बतला दी जाए या समझा दी जाए? बतलाने पर उसके प्रलोभन की निवृत्ति न होकर यदि उल्टा हो जाए? बेचारा भैया,
वे अपने मालिक का अखबार लेकर दिन रात मेहनत करके मर रहे हैं और मंदाकिनी कोने में बैठकर अमल को फुसलाने का आयोजन कर रही है। भैया तो एकदम निश्चिंत है। मंदा पर उनका अगाध विश्वास है। इन सब बातों को अपनी ही आंखों से देखकर चारू कैसे निश्चिंत रह सकेगी? यह तो भारी अन्याय होगा। किंतु पहले अमल बहुत अच्छा था। जिस दिन से लिखना शुरू करके उसने नाम कमाया है, उसी दिन से सभी अनर्थ दिखाई पड़ने लगे हैं। चारू ही तो उसके लेखन कला की जड़ है। अशोक क्षण में ही उसने अमल को साहित्य रचना में उत्साह दिया था। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा? जब अमल ने 5 आदमियों के अंदर का स्वाद पा लिया है, अतः एक को छोड़ देने से भी उसका कुछ होता जाता नहीं। चारू ने साफ तौर से समझ लिया कि उसके हाथ से छूटकर अन्य के हाथ में पड़ने से अमल पर भारी विपत्ति आ पड़ी है। चारू को अमल अब ठीक अपनी बराबरी में नहीं समझता। चारू की बुद्धि सीमा को वह पार कर गया है। वह अब लेखक है और चारू है पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा। आह, सरल अमल, मायावनी मंदा, बेचारा भैया। उस दिन आषाढ़ के नए नए बादलों से आकाश आच्छन्न था। कमरे में अंधकार फैल जाने के कारण चारू अपनी खुली खिड़की के पास एकदम झुक कर कुछ लिख रही थी। अमल कब बगैर पैर की आहट के ही उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, यह वह बिल्कुल ही न जान सकी। बादल के स्निग्ध प्रकाश में चारू लिखने लगी और अमल पढ़ने लगा। पास ही अमल के 2-4 छपे हुए लेख खुले हुए हैं। चारू के लिए ही वे सब रचनाओं में एकमात्र आदर्श हैं। तुम कहा करती थी कि लिखना नहीं जानती। हठात अमल की आवाज सुनकर चारू एकदम आश्चर्य में पड़ गई और उठकर शीघ्रता से खाता छिपा दिया। कहा, यह तो तुम्हारा भारी अन्याय है। क्या अन्याय किया है? छिपकर क्यों देख रहे थे? प्रकट देख लेने पर कुछ बोलना पड़ता। चारू अपना लिखा हुआ फाड़कर फेंकने के लिए तैयार हो गई। अमल ने झटपट उसके हाथ से खाता छीन लिया। चारू ने कहा, यदि तुम पढ़ लोगे तो जन्म भर के लिए तुमसे बिगाड़ हो जाएगी। यदि पढ़ने के लिए मना करोगी तो तुम्हारे साथ जीवन भर के लिए बिगाड़। मेरे सिर की शपथ है, तुम मत पढ़ो। अंत में चारू को ही हार मान लेनी पड़ी, क्योंकि अमल को अपना लेख दिखाने के लिए उसका मन छटपटा रहा था। फिर भी दिखलाते समय उसे इतनी लज्जा मालूम होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अमल जब बहुत ही अनुनय करके पढ़ने लगा, तब लज्जा से चारू के हाथ पैर बर्फ की भांति ठंडे पड़ गए। मैं पान लेकर आ रही हूं, कहकर जल्दी जल्दी पास के कमरे में पान लगाने के बहाने चली गई। अमल ने पढ़ना समाप्त करके चारू से जाकर कहा, बहुत अच्छा लिखा है। चारू ने पान में कत्था देना भूलकर कहा, जाओ, अब हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं। दो, मेरा खाता दे दो। खाता अभी नहीं दूंगा, लेख नकल करके समाचार पत्र में छपने के लिए भेजूंगा। हाँ, समाचार पत्र में भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। चारू भारी गड़बड़ी करने लगी। अमल ने भी किसी तरह नहीं छोड़ा। जब उसने बराबर शपथ खाकर कहा कि यह समाचार पत्र में देने योग्य हुआ है, तब चारू ने मानो अत्यंत हताश होकर कहा, तुम्हारे साथ होड़ करने की मुझ में शक्ति नहीं है। जो जिद पकड़ लोगे उसे छोड़ोगे ही नहीं। अमल ने कहा, भैया को एक बार दिखलाना होगा। यह सुनकर चारू पान लगाना छोड़कर आसन से बहुत तेजी से उठी और खाता छीन लेने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, उनको ना सुना सकोगे। उनसे यदि मेरे लेख की बात बतलाओगे तो मैं फिर एक अक्षर भी ना लिखूंगी। भाभी, तुम भारी गलती पर हो। भैया मुंह से जो कुछ भी क्यों ना कहें, तुम्हारा लेख देखकर बहुत ही खुश होंगे। होने दो, मुझे खुशी की जरूरत नहीं। चारू प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि वह लिखेगी और अमल को आश्चर्य में डाल देगी। मंदा और उसमें बहुत अधिक फर्क है, इस बात को सिद्ध किए बिना चैन न लेगी। इधर कई दिन काफी लिखकर उसने फाड़ दिया है। जो लिखने लगती है वह बहुत ही अधिक अमल की शैली से मिलता जुलता सा हो जाता है। दोनों की तुलना करने पर वह देखती है कि एक एक अंश अमल के लेखों से प्राय उद्धृत हो चले हैं। वे ही अच्छे हैं, बाकी कच्चे हैं। अमल देखकर अवश्य मन ही मन हंसेगा। यह सोचकर चारू ने उन लेखों को टुकड़े टुकड़े फाड़कर पोखरे में फेंक दिया, ताकि उनका कोई अंश भी दैवात अमल के हाथ में न पड़ जाए। पहले उसने लिखा था सावन का बादल। सोचा था भावाश्रु जल से अभिषिक्त बहुत ही अच्छा नया लेख लिख चुकी है। हठात होश आने पर उसने देखा कि यह चीज अमल के आषाढ़ का चांद शीर्षक लेख का इधर उधर का अंश मात्र है। अमल ने लिखा है, भाई चांद, तुम बादलों के बीच चोर की तरह छिपकर क्यों घूम रहे हो? चारू ने लिखा था, सखी कादम्बनी,
हठात कहाँ से आकर अपने नीलांचल के नीचे चांद को चुराकर भागी जा रही हो, इत्यादि। किसी तरह भी अमल के प्रभाव से बचने में असमर्थ होकर अंत में चारू ने रचना का विषय बदल दिया। चांद, बादल आदि छोड़कर उसने काली तला नामक एक लेख लिखा। उसके गांव में छाया से अंधेरी पड़ी हुई पोखरी के किनारे काली जी का मंदिर था। उस मंदिर को लेकर अपने बचपन की कल्पना, उसके बारे में अपना विचित्र संस्मरण, उस जागृत देवी के महात्म्य के संबंध में गांव में चिर प्रचलित पुरानी कहानी, इन्हीं सब बातों को लेकर उसने एक लेख लिखा। उसका आरंभिक भाग अमल के लेख के ढांचे में काव्याडंबर पूर्ण हुआ था, किंतु कुछ आगे बढ़ने के साथ ही उसका लेख सहज में ही सरल देहाती भाषा में शैली और प्रवाह से परिपूर्ण हो उठा है। इस लेख को छीनकर अमल ने पढ़ा। उससे मालूम हुआ कि आरंभ का हिस्सा बहुत सरल हुआ है, किंतु अंत तक कवित्व की रक्षा नहीं हो सकी है, जो ही प्रथम रचना की दृष्टि से लेखिका का उद्यम प्रशंसनीय है। चारू ने कहा, आओ हम लोग एक मासिक पत्रिका निकालने का श्री गणेश करें। क्या विचार है तुम्हारा? बहुत से रौस्य चक्र न होने पर वह गज कैसे चलेगा? हम लोगों के इस पत्र में कोई खर्च नहीं है। यंत्रालय में मुद्रित करने की जगह हाथ से लिखा जाएगा। उसमें तुम्हारे और मेरे लेखों के सिवा और किसी के लेख ना रहेंगे। किसी दूसरे को पढ़ने ना दिया जाएगा। केवल 2 प्रतियां ही निकलेंगी, एक तुम्हारे लिए और दूसरी मेरे लिए। कुछ दिनों पहले यह प्रस्ताव आया होता तो अमल खुशी से उमड़ उठता। अब उसका गुप्त रखने वाला उत्साह चला गया है। अब 10 पाठकों के सामने लेख न जाने से उसे संतोष नहीं मिलता था। फिर भी इस समय पहले का ठाठ रखने के लिए उसने उत्साह दिखलाया। कहा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी, किंतु प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अपनी पत्रिका के अलावा किसी दूसरी में तुम अपने लेख प्रकाशित न करा सकोगे। ऐसा करने से तो संपादक लोग मार ही डालेंगे, और मेरे हाथ में मरने मारने का कोई अस्त्र ही नहीं है। बात पक्की हो गई। 2 संपादक और 2 पाठकों की बैठक बन गई। अमल ने कहा, पत्रिका का नाम रखा जाए चारू पाठ। चारू ने कहा, नहीं, उसका नाम रहेगा अमल। इस नवीन योजना में चारू जैसे डूब सी गई। वह इधर के कई दिनों के दुख को भूल गई। उनकी मासिक पत्रिका में मंदा के प्रवेश का कोई मार्ग नहीं है और बाहर के लोगों के लिए भी प्रवेश का दरवाजा बंद है। भूपति ने एक दिन आकर कहा, चारू, तुम एक लेखिका बन जाओगी, पहले तो ऐसी कोई भी बात नहीं मालूम हुई थी। इसका कुछ भी आभास नहीं मिला था। चारू ने लाल होकर कहा, मैं लेखिका? किसने तुमसे यह बात कही? कभी नहीं। भूपति, प्रमाण के साथ गिरफ्तार, कहकर भूपति ने सरोरूह का एक अंक बाहर निकाला। चारू ने देखा कि जिन लेखों को वह अपनी गुप्त संपत्ति समझकर अपने हस्तलिखित मासिक पत्र में संचय करके रखती जा रही थी, वे ही लेख लेखक लेखिका के नाम के साथ सरोरूह में प्रकाशित हुए थे। आश्चर्य विह्वला चारू जैसे काष्ठवत हो गई, मानो किसी ने उसके बड़े प्यार से पाले हुए पक्षी को पिंजड़े का दरवाजा खोलकर उड़ा दिया हो। भूपति से पकड़े जाने की लाज को भूलकर विश्वासघाती अमल के प्रति मन ही मन वह बहुत ही रंज हो गई। और इसको तो देख लो, कहकर विश्व बंधु पत्र निकालकर भूपति ने चारू के सामने रख दिया। उसमें लेखन शैली नामक एक निबंध प्रकाशित हुआ था। चारू ने हाथ से ठेल कर कहा, इसे पढ़कर मैं क्या करूंगी? अमल के प्रति क्रुद्ध होने के कारण और किसी दूसरी तरफ उसका मन नहीं लग रहा था, किंतु भूपति ने जोर देकर कहा, एक बार पढ़कर देख तो लो। अंत में चारू ने दृष्टि दौड़ा दी। आधुनिक कुछ लेखकों की भावाडंबर से युक्त लेखन शैली को गाली देकर लेखक ने बहुत कड़ा लेख लिखा है। उसमें बनमथ दत्त और अमल की लेखन शैली की बड़ी बड़ी आलोचना की गई है और उसी के साथ नवीन लेखिका श्रीमती चारुलता की भाषा की अकृत्रिम सरलता, सहज सरसता और चित्र रचना की निपुणता की विशेष प्रशंसा की गई है। लिखा गया है कि ऐसी रचना प्रणाली का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करने पर ही अमल कंपनी का विस्तार होगा, अन्यथा वे पूरे तौर से फेल हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। भूपति ने हंसकर कहा, इसे ही कहते हैं गुरु घातक विद्या। अपने लेखों की इस प्रशंसा से चारू खुश होकर फिर तुरंत ही पीड़ित होने लगी। उसका मन मानो किसी तरह भी खुश ना होना चाहा। प्रशंसा का लोभनीय सुधा पात्र मुंह के पास तक आते ही वह उसे ठेलने लगी।
वह समझ गई कि उसके लेखों को पत्रों में छपाकर अमल ने अचानक उसे विस्मित कर देने का पक्का इरादा कर लिया था। अंत में छप जाने के बाद निश्चय किया था कि किसी पत्र में प्रशंसा युक्त समालोचना निकल जाने पर दोनों को एक साथ दिखलाकर चारू का रोष शांत करके उत्साह प्रदान करेगा। जब प्रशंसा निकली तब अमल आग्रह पूर्वक दिखलाने के लिए नहीं आया। इस समालोचना से अमल को चोट लगी है और चारू को इसे दिखलाना नहीं चाहता। इस नियत से ही वह इन पत्रों को एकदम छिपा गया है। आराम के लिए एकांत में चारू जो बहुत छोटा सा साहित्य नीड़ तैयार कर रही थी, अचानक प्रशंसा विशाल वृष्टि की एक प्रकार की बड़ी शिला आकर उसे एकदम गिरा देने के लिए तैयार है। चारू को यह बात एकदम ही अच्छी न लगी। भूपति के जाने पर चारू अपने सोने के कमरे में पलंग पर चुपचाप बैठ गई। सामने सरोरूह और विश्व बंधु दोनों खुले पड़े थे। हाथ में खाता लिए चारू को सहसा चकित कर देने के लिए अमल ने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया। पास जाकर देखा कि विश्व बंधु में निकली समालोचना को खोलकर चारू निमग्न चित्त से पढ़ रही है। अमल फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मुझे गाली देकर चारू के लेखों की प्रशंसा की गई है, इससे आनंद विह्वल होने से चारू को अब होश नहीं है। क्षण भर उसका सारा चित्त मानो कटु स्वाद से भर गया। चारू एक मूर्ख की लिखी समालोचना को पढ़कर अपने को गुरु की अपेक्षा बड़ी समझने लगी है। यह निसंदिग्ध रूप से समझकर वह चारू पर बहुत ही रंज हुआ। चारू के लिए यही उचित होता कि वह पत्रिका को टुकड़े टुकड़े फाड़कर आग में जलाकर राख बना देती। चारू पर रंज होकर अमल ने मंदा के कमरे में दरवाजे पर पहुंच चिल्लाकर पुकारा, मंदा भाभी, आओ भाई आओ। भला बगैर कोशिश ही दर्शन तो मिला। आज मेरा कितना अहोभाग्य है। मैंने जो नए लेख लिखे हैं, क्या उसमें से दो एक सुन लोगी? कितने दिनों से सुनाऊंगा सुनाऊंगा कहकर आशा देते आए हो, किंतु कभी सुनाया तो नहीं। कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर न मालूम किधर से कौन तुमसे रंज हो जाए तो भारी विपद में पड़ जाओगे। मेरा क्या बिगड़ेगा? अमल ने कुछ तीखी आवाज में कहा। रंज होगा कौन, किस कारण से? अच्छा, वो तो पीछे देखा जाएगा, इस समय तो तुम इन्हें सुन लो। मंदा मानो बड़े ही आग्रह के साथ शीघ्रता से संयमित होकर बैठ गई। अमल स्वर ठीक कर कर समारोह पूर्वक पढ़ने लगा। अमल के लेख मंदा के लिए एकदम विदेशी हैं। उसमें कहीं पर वह कोई किनारा नहीं देखती, इसलिए पूरे चेहरे पर आनंद की हंसी लाकर अत्यंत व्यग्रता के भाव से वह सुनने लगी। उत्साह से अमल की आवाज और भी तेज हो उठी। वह पढ़ रहा था। अभिमन्यु ने जिस तरह गर्भावास के समय केवल व्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, व्यूह से निकलना नहीं सीखा था। नदी के स्रोत ने उसी तरह पर्वत के चट्टानों के उदर के बीच रहकर केवल सामने आगे की तरफ चलना ही सीखा था, पीछे लौटना नहीं सीखा। हाय नदी के स्रोत, हाय यौवन, हाय काल, हाय संसार, तुम लोग केवल सामने की ओर ही चल सकते हो। जिस पथ में संस्मरण के उपल खंडों को पार करके चले आते हो, उस पथ में फिर किसी दिन घूम कर नहीं देखते हो। मनुष्य का मर्म ही केवल पीछे की ओर जाता है, अनंत जगत की तरफ घूमकर भी नहीं देखती। ऐसे ही समय में मंदा के दरवाजे के पास एक परछाई पड़ी। उस परछाई को मंदा ने देख लिया, किंतु मानो देखा ही नहीं। ऐसा रुख करके अनिमेष दृष्टि से अमल के मुंह की तरफ देखती हुई अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनने लगी। परछाई तुरंत लौटकर चली गई। चारू इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि अमल के आने पर उसके सामने विश्व बंधु पत्र को विशेष रूप से लांछित करेगी और वचन भंग करके अपने लेखों को मासिक पत्रों में भेजने के कारण अमल की भर्त्सना भी करेगी। अमल के आने का समय बीत गया पर उसका दर्शन नहीं हुआ। चारू ने एक लेख ठीक करके रख दिया है। अमल को सुनाने की इच्छा उसकी है। वह लेख भी ज्यों का त्यों पड़ा है। ऐसे ही समय में कहीं से अमल का कंठ स्वर सुनाई पड़ा। यह तो मानो मंदा के कमरे से आ रहा है। शरविद्ध की भांति वह उठ पड़ी। कदम की आहट किए बिना ही वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अमल जिस लेख को मंदा को सुना रहा है, अब भी चारू ने उसे नहीं सुना है। अमल पढ़ रहा था, मनुष्य का मन ही केवल पीछे की तरफ चलता है, अनंत जगत की तरफ घूमकर भी नहीं देखता। चारू जिस तरह निश्शब्द आई थी, उसी तरह निश्शब्द फिर लौट कर न जा सकी। आज एक के बाद दूसरी तीसरी चोटों ने उसे एकदम धैर्यच्युत कर दिया था। मंदा तो एक अक्षर भी नहीं समझ रही है और अमल एकदम उसे सुनाकर तृप्ति प्राप्त कर रहा है।
यह बात चिल्लाकर कह देने की उसकी इच्छा हुई, किंतु कुछ भी न कहकर सशब्द पैरों की आवाज से वह उसका प्रचार कराई। शयन कक्ष में प्रवेश करके चारू ने धड़ाधड़ किवाड़ बंद कर दिया। अमल ने क्षण भर के लिए पढ़ना स्थगित कर दिया। मंदा ने मुस्कुराकर चारू की तरफ इशारा किया। अमल ने मन ही मन कहा, भाभी की यह कैसी उद्दंडता! क्या उन्होंने यही पक्का समझ लिया है कि मैं उनका खरीदा हुआ गुलाम हूं? उनके सिवाय और किसी को लेख पढ़कर ना सुना सकूंगा। यह तो भयानक जुल्म है। यह सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाने लगा। पढ़ना खत्म हो चुकने पर चारू के कमरे के सामने से होकर वह बाहर चला गया। एक बार उधर देखा तो दरवाजा बंद था। चारू ने पैर की आहट पहचान ली। अमल उसके कमरे के पास चला गया। एक बार जरा भी नहीं रुका। क्रोध और क्षोभ से उसकी रुलाई नहीं आई। अपने नए लेखों का खाता निकालकर उसके प्रत्येक पन्ने को ऐंठ कर टुकड़े टुकड़े फाड़कर उसने स्तूपाकार में परिणत कर दिया। हाय, किस अशुभ घड़ी में यह सब लिखने पढ़ने का काम शुरू किया गया था।